गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। आज हम लोग CGL डे 2 दैट मीन्स CGL टीयर 2 का डे 2 क्लास करने जा रहे हैं और आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन बोर्ड्स पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा टिपिकल टाइप के होते हैं। बच्चे लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में परेशानी में आ जाते हैं और वो ये सोच नहीं पाते कि आंसर किस ऑप्शन को सही चूज करना है। तो मैं आपको उसी टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस पर समझाने जा रहा हूँ, कुछ बेस बताऊँगा, कुछ की पॉइंट समझाऊँगा ताकि आपका जो डाउट्स है आंसर कैसे चूज करना है, ठीक है, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं आज। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आप वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे, अटेंटिव होकर देखेंगे ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है CGL टीयर 2 क्लास डे 2 है आज। ठीक है, और ये जो पार्ट लिखा गया यह है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। इसमें करना क्या होता है, एक सेंटेंस दिया गया होता है और ब्रैकेटेड पार्ट में कुछ पार्ट या तो ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं या तो फ्रेजल फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखना होता है कि यह पार्ट अगर सही है सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग तो हम आंसर लेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगर यह पार्ट गलत लिखा है कंटेक्चुअली, मीनिंगफुली या ग्रामेटिकली तो हमें ऑप्शंस A, B, C में से कोई एक सुइटेबल ऑप्शन दिया गया होता है, वो चूज करना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। द सिंक इज लीकिंग, सिंक लीक कर रहा है। वी हैड बेटर सेंड फॉर अ प्लम्बर, अच्छा होता हम लोग किसी मिस्त्री के लिए भेज देते या मिस्त्री को बुला लेते, ये इसका हिंदी हुआ। तो जो लोग ग्रामर पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। ठीक है, कैसे सो समझिए। हैड बेटर, अगर किसी सेंटेंस में हैड बेटर लिखा हो तो आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो गौर करके देखिए, यहाँ लिखा बी सेंडिंग, बीन सेंडिंग, तो बीन तो गलत हो गया। अब हमें देखना है बी सेंडिंग ले तो बी के साथ V4 लगा दिया, ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब सेंड यहाँ V1 में दिया। ठीक है, तो दो ऑप्शन V1 में दिख रहा है, एक दिख रहा है सेंड फॉर, एक दिख रहा है सेंड ऑफ। अब बच्चे को ये डाउट होगा कि हम आंसर C लें या नो करेक्शन रिक्वायर्ड लें। अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम आएगा क्योंकि दोनों का दोनों फ्रेजल फॉर्म में आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हम बाद वाले वर्ड्स को जो मेनली प्रीपोजिशन होता है उससे थोड़ा हिंट्स खुद से निकालते हैं। ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन में आप सभी लोगों ने पढ़ा है ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेशन, अलगाव। तो आप सेंड ऑफ का मतलब क्या होगा, कोई चीज को बुलाना, किसी के पास जाना या अलग होना। तो निश्चित सी बात है सेंड ऑफ का मतलब जो भी निकले, ऑफ का मतलब तो होता है अलग होना। तो मिस्त्री को प्लम्बर को बुलाना ये है मतलब, और यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या निकल रहा है, अलग होना। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सेंड ऑफ आंसर हो सकता है, उनका सोचना यहाँ गलत हो गया। आंसर क्या लेना था, नो करेक्शन। आई बात समझ में? तो फिर से समझ लीजिए, हैड बेटर के बाद V1 आता है, सिर्फ V1। तो V1 ऑप्शन यहाँ दिखा, यहाँ बीन V3 हुआ, वहाँ B के साथ V4 लगाया जो कि गलत हो गया। B के साथ V4 कब लगाएंगे, जब उसके पहले सैलविल हो, और यहाँ पे आपको सैलविल तो कहीं दिया नहीं, तो वो ऑप्शन ही मेरा गलत था। ठीक है, अब आंसर मेरा यही और ये बचा था। तो आपको मैंने डिफरेंस समझा दिया कि ऑफ का मतलब क्या होता है और फॉर का मतलब क्या होता है। फॉर का मतलब के लिए, ऑफ का मतलब सेपरेशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं मिस्त्री के लिए बुलावा भेजा, हो सकता है सही, और इसीलिए आंसर भी हम क्या चूज करेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। और एग्जाम का एक नेचर होता है, मैं फिर समझा रहा हूँ, आप CGL टीयर 2 में जा रहे हैं तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि ये ऑप्शन आंसर ले या ना ले। आपको जो सिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, आप उसको फोकस करें अभी से अपने पढ़ाई पे, प्रैक्टिस पे। रिजल्ट्स आपको अभी से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वरुण गोज फॉर सिनेमा एवरी फ्राइडे। ये तो काफ़ी इजी सेंटेंस लगा पढ़ने में कि वरुण प्रति शुक्रवार को, मतलब हर शुक्रवार को सिनेमा जाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है गो के साथ आगे क्या लिखा, फॉर, जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गो के साथ टू। अगर वॉक पे जाएं, ठीक है, तो गो फॉर अ वॉक होता है। ठीक है, पिकनिक पे जाएं तो गो फॉर अ पिकनिक या गो ऑन अ पिकनिक ऐसे यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग गो का यूज करें तो मैक्सिमम और यूजुअली गो के साथ टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, फॉर, तो मतलब मेरा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता है। यहाँ लिखा इन, मतलब ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बच रहा है गो टू सिनेमा, गो टू द सिनेमा। तो आर्टिकल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल चैप्टर में आपको समझाया जाता है कि सिनेमा के पहले गो लगाएं, गो टू लिखें तो ये अपने साथ द लेता है,
क्योंकि यह आइडोमेटिक एक्सप्रेशन ही होता है, ये अपने साथ हमेशा द ही लेकर आता है। तो मेरा सही आंसर क्या बनता, गो टू द सिनेमा। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, जब भी बोला जाए आई एम गोइंग टू सिनेमा तो ये हमेशा गलत होता है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा ये हमेशा सही होना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना, किसी के संपर्क में आना। तो बोल रहा है कि अगर आप किसी नए शब्द के संपर्क में आते हैं, यू शुड लुक देम अप इन द डिक्शनरी, तो उन्हें आपको डिक्शनरी में देखना चाहिए। एक मोटा मोटी अर्थ यही निकल रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाय एंड लार्ज मीनिंग यही निकल रहा है सेंटेंस का। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां लिखा लुक और यहां लिखा ऑप्शन नंबर ए में फॉर। तो लुक फॉर का मतलब तो होता है किसी का देखभाल करना। ठीक है, सॉरी, लुक फॉर मतलब होता है किसी चीज की ताक में होना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं, किस चीज की ताक में। तो यहाँ तो शब्द को वो डिक्शनरी में ढूंढेगा ना, कंसल्ट करेगा, ना कि उसके ताक में रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन था ये तो गलत था। यहाँ देखिए लुक एट, तो लुक एट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे सिर्फ देखना। ठीक है, तो डिक्शनरी पर देखेगा सिर्फ, गलत हो गया। मतलब ये भी गलत। बचता क्या, लुक देम डाउन। तो लुक डाउन ये भी फ्रेज होता है, लुक डाउन हो या लुक डाउन अपॉन हो, मतलब क्या होता है, घृणा या नफरत से देखना। तो मेरा वर्ड ये भी गलत था और मेरा आंसर क्या बचा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। लुकअप का मतलब ही होता है किसी शब्द को डिक्शनरी में ढूंढना, डिक्शनरी से कंसल्ट करना और उस शब्द को देखना, उसके मीनिंग को समझना। मतलब मेरा जो वर्ड लिखा गया था फ्रेजल फॉर्म में वही सही है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना, एलिमिनेट करके भी आंसर को डिराइव कर सकते हैं। और अगर आपने पढ़ा है कि इसका एग्जैक्ट मतलब यही है तो आप डायरेक्ट आंसर भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर आई सॉ द फेरोसियस डॉग, जैसे ही मैंने खूंखार कुत्ते को देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। तो देखिए अब हमें फिर वापस देखना है कि यह सही है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन जैसे ही नो सूनर देखें वो जल्दबाजी में आंसर ले लेते हैं। अगर आपको भी कहा जाए 5 सेकंड समय दिया जाए तो हो सकता है आप भी बहुत जल्दबाजी में आंसर लेंगे इसका, और आपके अकॉर्डिंग वो 100% सही होगा। लेकिन वो हो सकता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया उसके अकॉर्डिंग आप गलत आंसर ले लें। कैसे, सो देखिए नो सूनर लिखा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई क्या करते हैं, या उन्हें पढ़ाया जाता है कि नो सूनर के ठीक बाद में डिड या हैड आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा नो सूनर के ठीक बाद में सब्जेक्ट और V2 है, तो V2 है दैट मीन्स आप डिड और V1 वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं, नो सूनर के बाद डिड और V1 ऑप्शन बी में दिख गया, तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे अभी और चर्चा करते हैं। नो सूनर लिखा, नो सूनर के बाद यहाँ डिड हैड कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा गलत दिया था। नो सूनर के बाद यहाँ भी डिड या हैड नहीं आया था, मतलब मेरा नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो लिखा है ये भी गलत लिखा गया है। अब बचता है मेरा आंसर या तो सी या तो बी। बी तो इसके अकॉर्डिंग 100% सही है। ठीक है, लेकिन नो सूनर का एक और रूल होता है कि नो सूनर के ठीक बाद में डिड या हैड तो आता ही है, लेकिन सेंटेंस देन से जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, यहाँ नो सूनर से चला और यहाँ क्या लिखा, कॉमा, सेंटेंस को कॉमा से जोड़ रहा है। तो कॉमा से अगर जोड़ रहा है तो उसका रूल क्या होता है, एज सुन एज। जब सेंटेंस एज सुन एज से शुरू हो तो सेंटेंस किससे जोड़ते हैं, कॉमा से, और यहाँ कॉमा से ही जोड़ा है। और एज सुन एज के साथ सेंटेंस का वर्ब भी सेकंड फॉर्म में यूज किया है, पास्ट में। मतलब मेरा ऑप्शन क्या था सही, सी। जो लोग जल्दबाजी में बी ऑप्शन लेते उनसे मिस्टेक हो गया होता, उनके अकॉर्डिंग आंसर सही आता, लेकिन गलती से गलती हो जाती। ठीक है, तो एग्जाम में इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है कि जब हम आंसर मैच कर रहे होते हैं, आंसर ऑप्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होता है। आपको हर एक ऑप्शन को थॉरली चेक करना होता है, तब हम लोग आंसर पे जाएंगे। बहुत जल्दबाजी में आंसर चूज नहीं करना है। ठीक है, ये सारे तो कुछ इजी क्वेश्चन है। हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए देखते हैं। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड पेंट और ड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर। हिंदी क्या हुआ, यू कैन प्ले वीडियो, आप वीडियो चला सकते हैं, सॉरी आप वीडियो गेम चला सकते हैं, या आप पेंट कर सकते हैं, या ड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से कुछ भी आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, यही सेंटेंस का हिंदी हुआ। हमें ये देखना है कि अब ऑप्शन में किस वर्ड को सही ऑप्शन के तौर पे चुना जाए। ठीक है, यहाँ लिखा बी ड्रॉइंग, यहाँ लिखा कैन ड्रॉ, यहाँ लिखा कुड ड्रॉ, और यहाँ तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड होना ही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर क्या चूज करेंगे पता है, कैन ड्रॉ।
मैक्सिमम, ठीक है। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो थ्रू द ऑप्शन, गो विद द ऑप्शन बी। वो लोग बी ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि यहाँ बी ड्राइंग गलत होगा, कुड ड्रॉ भी गलत होगा। ये तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू हुआ और ये ऑप्शन मेरा पास्ट में दिया, तो ये तो सबसे पहले गलत होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ए ले, बी ले या नो करेक्शन रिक्वायर्ड लें। तो आपको एक रूल पढ़ाया गया था एंड और नॉर और देन का, कि एंड और नॉर देन के पहले और बाद में रिलेशन सेम होता है, ठीक है। तो हम इतना जो ऑप्शंस देख रहे हैं खुद में कंफ्यूज है, उतना होने की जरूरत नहीं है। और लिखा, और के बाद क्या लिखा? ड्रॉ। ड्रॉ मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? V1। तो हमें देखना है कि और के पहले, ठीक है, पीछे साइड से वर्ब कहाँ आया और किस फॉर्म में आया। चलिए देखते हैं। और के पहले यहाँ पे क्या लिखा? पेंट। पेंट मतलब क्या हो गया? V1। यहाँ पे क्या है? प्ले। प्ले मतलब क्या है? V1। तो जब मेरा और के पहले वर्ब क्या आ रहा है? V1 फॉर्म में आ रहा है, तो और के बाद भी क्या आना चाहिए था? V1। और ड्रॉ V1 फॉर्म में ही लिखा था, मतलब आंसर हमको क्या लेना है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। जो लोग ये सोचेंगे कि और के पहले कैन प्ले लिखा तो और के बाद भी कैन ड्रॉ हो सकता है, उनकी सोच गलत हो गई। क्योंकि जब मेरा सब्जेक्ट एक है, मॉडल्स एक आ गया, तो एंड और से जब भी जोड़ेंगे सेंटेंस तो सिर्फ मेन वर्ब का ही यूज करना है, दोबारा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई अंडरस्टूड अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अबाउट मी, ठीक है। बोल क्या रहा है? आई अंडरस्टूड अ ग्रेट डील ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अबाउट मी। बोला कि से मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आ गई, मेरे बारे में क्या हो रहा था या चल रहा था, ठीक है। अब हमें फिर वही देखना है कि इसमें मेरा आंसर कौन सही हो सकता है, ठीक है। चलिए गौर कीजिए, अंडरस्टूड ये सेंटेंस मेरा किस टेंस में शुरू हुआ? पास्ट में। तो आपको मैंने ये भी समझाया कि जब भी मेरा सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो प्रेजेंट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। गौर कीजिए, जब ये पास्ट है तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन में हैज़ का यूज किया, प्रेजेंट हो गया, मतलब ये गलत ऑप्शन मेरा दिया था आंसर के तौर पे। यहाँ भी हैज़ का यूज किया, मतलब ये भी गलत दिया था। अब यहाँ देखिए हैज़ का यूज किया, मतलब ये भी ऑप्शन गलत दिया था। मेरा आंसर क्या बनेगा? डायरेक्ट नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका आंसर भी नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही होना है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मैक्सिमम क्वेश्चन में तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही समझाना है। ये मेरा दिया हुआ क्वेश्चन नहीं है, फिर समझिए, ये एग्जाम का नेचर है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही डाले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको ये ब्रॉडली सोच के जाना होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नो करेक्शन रिक्वायर्ड भी आता है, जिसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऑप्शन में उन्हें आदत हो जाती है ए बी सी में से ही आंसर चूज करना है, जबकि नो करेक्शन ऑप्शन भी आंसर आपका दिया गया है और आपको उसके साथ भी जाना होता है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है, तो आपको वो लेना चाहिए अभी से ही, ताकि आप जब आंसर फिर रिव्यू करें और आपको वो दिखेगी हाँ ये मेरा सही हुआ, तो एग्जाम में भी यही नेचर आपको हेल्प करेगा, आपका प्रैक्टिस। तो जब भी आपको लगे कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड लेना चाहिए तो आप वो आंसर जरूर से लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Jack Nolan, whose novel The Films Are Based, will appear in the second part. बोलता है जैक नोलन जिनका नॉवेल जो है, हाँ, whose novel, जिनके नॉवेल पे फिल्म्स आधारित हैं, वो सेकंड पार्ट में आएगी या आएगा, ठीक है। अब हमें फिर यहाँ एक चीज़ देखना है कि आंसर कौन से सुइटेबल ऑप्शन को चुने। whose novel the films based, on whose novel the films are based, on whose novel films are based on, ठीक है। चलिए एक चीज तो समझ लेते हैं कि बेस्ड के साथ ऑन तब लगाते हैं जब उसके बाद फिर कोई नाउन आ जाए, ठीक है, किसी चीज पर आधारित। तो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फिक्शन, ये हम बोल रहे हैं ना, बेस्ड ऑन तो फैक्ट्स बोले, मतलब नाउन आया, बेस्ड ऑन फिक्शन नाउन आया, तो बेस्ड के साथ ऑन तभी लगा सकते जब उसके आगे नाउन हो। तो जो लोग ये ऑप्शन सोचेंगे लेने का आंसर, ठीक है, उनसे गलती हो जाएगी, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को पढ़ाया गया होता है और वो लोग पढ़े भी होते हैं कि बेस्ड के साथ ऑन लगता है। चलिए मिलाकर देखिए कैसे। जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल फिल्म्स आर बेस्ड ऑन, तो यहाँ पर बेस्ड के साथ अलग से ऑन जोड़ दिया और यहाँ पर क्या है, मेरा आगे कोई नाउन दिया ही नहीं, मतलब ये जो ऑप्शन है ये मेरा क्या है, गलत है। यहाँ भी गौर कीजिए, कॉमा लगाया, कॉमा लगाया मतलब ये सेंटेंस जो चलेगा मेरा यहीं तक आकर समाप्त हो जाएगा और इसमें नाउन दिया नहीं, मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब मेरा ऑप्शन या तो ए या तो सी होगा। देखिए ऑन हुज नॉवेल, ठीक है, क्या बोला, ऑन हुज नॉवेल, जिसके नॉवेल पर, ठीक है,
फिल्म्स आर बेस्ड, फिल्म्स आधारित होते हैं। यहाँ देखिए हुज नॉवेल्स द फिल्म बेस्ड, और यहाँ ऑन गायब है। यहाँ क्या होगा, जिसका नॉवेल फिल्म आधारित, ठीक है, क्या बोल रहा है, जिसका नॉवेल फिल्म आधारित, लेकिन पर के लिए तो ऑन आया ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता था और ये गलत भी हो गया, ठीक है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या बना, ए। पढ़कर देखिए, जैक नॉलन ऑन हुज नॉवेल, जिनके नॉवेल पर द फिल्म्स आर बेस्ड, फिल्म्स आधारित होते हैं, विल अपीयर इन सेकेंड पार्ट या नेक्स्ट पार्ट, वो अगले भाग में आएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, द पावरफुल डिजायर ब्रॉट डाउनफॉल टू मेनी रूलर्स। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और उन्होंने बहुत सारा इस पर डिस्कशन किया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है तो आंसर ये क्यों नहीं होगा, कोई बोल रहा था नहीं ये सही है, ये क्यों नहीं हो सकता है, कोई बोल रहे थे ये है, ये क्यों नहीं हो सकता है। तो चलिए आज उन सारे बच्चों का डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा, द पावरफुल डिजायर ब्रॉट डाउनफॉल टू मेनी रूलर्स। शक्तिशाली इच्छा बहुत सारे जो शासक थे उनके पतन को लाया, मतलब जो इच्छा था उनके कारण उनकी क्या हो गई, पतन हो गई, ये इसका हिंदी हुआ। अब हमें ये देखना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। जब आपको डाउट हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, जो ब्रैकेटेड पार्ट में एक्सप्रेशन दिया होता है, जस्ट अलाइक, कोई ऑप्शन तो जरूर होना है, आप उसको ढूंढ लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये भी ऑप्शन सही है, वो भी सही है या वो भी सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, इस ब्रैकेटेड पार्ट का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है सेम इसी के अलाइक दूसरे ऑप्शन को आप ढूंढ लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आंसर वही होना है, ठीक है। हालांकि मैं आपको वैसे नहीं समझाऊंगा, मैं अभी आपको एकदम क्लियर एक्सप्लेन कर देता हूं। पावरफुल डिजायर, शक्तिशाली इच्छा, अगर मेरी शक्तिशाली इच्छा है तो उससे मेरा पतन हो जाएगा, कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्या, शक्तिशाली इच्छा, ठीक है, मेरा पतन हो गया, कोई मतलब देगा, नहीं देगा। मतलब इसका सीनो जो ये लोग सोच रहे थे, इसका सीनो क्या दिया, इंटेंस डिजायर। इंटेंस का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक इच्छा, शक्तिशाली इच्छा, अत्यधिक इच्छा, ठीक है। अत्यधिक इच्छा बहुत सारे शासकों का पतन ले आया। अत्यधिक इच्छा, अगर हम इच्छा बहुत ज्यादा करने लगे तो इससे मेरा पतन हो जाएगा, कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का, बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है। मतलब ये ऑप्शन तो गलत था ही और ये जो लिखा गया था ये भी गलत है, नो करेक्शन भी नहीं हो सकता है, आंसर मेरा इसी दोनों में होता है। अब देखिए लिखा है फैटल डिजायर, घातक इच्छा। घातक इच्छा बहुत सारे शासकों का पतन ले आया, हिंदी सही है, घातक इच्छा। अगर इच्छा मेरा घातक है, ठीक है, तो इससे मेरा पतन हो गया। इच्छा तो इच्छा है, तो उससे किसी का पतन कैसे हो सकता है, ठीक है, चाहे वो घातक हो या कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। मतलब क्या था कि ये भी ऑप्शन मेरा क्या था, गलत था। मेरा सही क्या है, ये कंप्लीट मीनिंग देगा। अब समझिए कैसे, डिजायर फॉर पावर, शक्ति की जो इच्छा थी कि मेरे पास शक्ति हो, ये जो इच्छा है, ये जो भावना है, उसने बहुत सारे शासकों को क्या किया, पतन ले आया। मतलब इसने उनका पतन लाया। मतलब मेरा सही सेंटेंस क्या था, द डिजायर फॉर पावर ब्रॉट डाउनफॉल टू मेनी रूलर्स, ठीक है। और यहाँ भी देखिए पावरफुल डिजायर लिखा था, डिजायर फॉर पावर भी है, इसी पावरफुल को हम लोग यहाँ पर पावर में चेंज करके सही एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो, ठीक है, तो हम लोग तुरंत आंसर नहीं लेते। मैं फिर समझा रहा हूँ, मेंस के आप जब एग्जाम में जाएंगे तो इंग्लिश सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स इनफ होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सारा सेक्शन बहुत बहुत जल्दी बनते चला जाता है, सिर्फ सेंटेंस अरेंजमेंट में आपका टाइम लगना है, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट में आपको डाउट हो, बनाने में लगे कि नहीं इसमें समय लग सकता है, तो पहले आप उसको स्किप कर लीजिए, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन या 6, सॉरी मैक्सिमम आपका 3-4 या 5 क्वेश्चन ही होगा जिसमें आपको डाउट होगा, तो उसे स्किप कीजिए, बाकी सारा क्वेश्चन बनाइए और तब रिव्यू में आइए। उसके बाद जो आपने जिसको छोड़ रखा है उस पर इस तरह से एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है, और तब उसे सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो आप छोड़ रहे थे या गलत ऑप्शन चूज करते वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और मैं फिर समझा रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, वो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो नहीं करना है। आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप इस प्रैक्टिस में इसे फॉलो करके देखिए, फ़ायदा ज़रूर होना है, ठीक है। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।